हम लोगों ने जो फंडामेंटल चीजें पढ़ी हैं, अब उसमें क्या है, फ्रिक्शन के बारे में समझ चुके हैं। इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन। अब देखिए करना क्या है। देखिए हमने अभी जो डिस्कस करना है बच्चों, वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो है बेटो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल शेयर करता हूं, इससे तुम्हें बहुत जबरदस्त वे में ये चीज समझ लगेगी। देखो देखो बेटा, ये कोई बॉडी है जो तुमने सरफेस पे रखी, और ये बॉडी रेस्ट पे है। यहां पे मैं जो चीजें लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पे ये चीजें लिखूंगा बहुत, ये रेस्ट पे है। बच्चे जब ये बॉडी तुम्हारे पास रेस्ट पे है तो मेरे को ये बता कि कोई फ्रिक्शन लगती है अगर? यहां पे आएगा नो फ्रिक्शन। अच्छा बच्चों, मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करना है ये वाली, ठीक है? फिर तुम्हें जबरदस्त में समझ लगेगा। अब देखो एक और, अब तुमने ना इसको फोर्स लगाया बच्चे, फोर्स, लेट इट बी, तूने फोर्स लगाया बेटे 2 न्यूटन। हुआ क्या? फोर्स लगाने के बाद हुआ क्या? तूने बोला सर फोर्स लगाया 2 न्यूटन, बॉडी मूव ही नहीं कर रही। ये बॉडी तो अभी भी रेस्ट पे है, क्या अभी कोई फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है? तो हम अब बोलेंगे यस, अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, जो कि 2 न्यूटन के बराबर है। बिकॉज 2 न्यूटन कौन है बेटे? अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है बेटा। बेटा डायग्राम ड्रॉ करते जाना साथ साथ, फिर चीजें बहुत अच्छे से जमेगी, ठीक है? अच्छा सुनो एक और बात। अब तुमने बोला कि इस बॉडी को तूने बेटा फोर्स लगा दिया 7 न्यूटन। हुआ क्या? फोर्स लगाई 7 न्यूटन, बॉडी अभी भी रेस्ट पे ही है, बॉडी अभी भी रेस्ट पे ही है, और तुम ये बोल रहे हो कि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 7 न्यूटन के बराबर है। मतलब ये अप्लाइड फोर्स के बराबर ही है। और इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया फोर्थ पॉइंट कि अब बेटा हमने एक फोर्स लगाया, लेट इट बी 12 न्यूटन लगाया। अब हुआ क्या? हुआ क्या? इस पे फ्रिक्शन लगा पीछे को, 12 न्यूटन ही लगा, पर तुम ये बोलोगे कि ये बॉडी एट रेस्ट है, एट रेस्ट, बट एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट। वर्ज ऑफ स्टार्ट का मतलब अभी अपना ये मोशन जो है शुरू करने वाला है। तो तुम इसका नाम क्या रखते हो बेटे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम रखते हो इसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये तुम्हारे पास एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। एट रेस्ट है बट एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट। अब इसके बाद क्या हुआ हमारे पास, ये देखने वाली बात है। देखो हमने हमने नेक्स्ट केस में बॉडी पे जो फोर्स लगाया बेटे 12 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, मान लो 12.5 लगा दिया। तो अब ये बॉडी जो है मोशन में आ चुका, क्योंकि तुमने बोल ही दिया था इट इज एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट। थोड़ा सा और लगा फोर्स तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। पर अब जो फ्रिक्शन लगेगा ना बेटा यहाँ पे, बेटे अब जो फ्रिक्शन लगेगा ना यहाँ पे पीछे को, ये तुम्हारे पास अब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये बॉडी मोशन में आ चुकी है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना बच्चे,
वो FL कौन था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। लेट इट बी, अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं, लेट इट बी इट इज 8 न्यूटन। तो ये सारी चीजें तो लेट की हमने, ठीक है, कि लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है और इसकी कितनी। पर ये बात श्योर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों, मैं अभी बताने लगा, ठीक है। सुनिए बच्चों, अब क्या हुआ, अब आपने सोचा, अब ये मोशन तो है, पर ये अब एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ये बेटा एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि 12.5 न्यूटन आगे और 8 न्यूटन पीछे, तो नेट फोर्स लगी इसके ऊपर। नेट फोर्स कितनी आ गई बेटा? 12.5 माइनस 8, 3.5 न्यूटन। इस तरह से ये अब एक्सेलरेटेड मोशन है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में बेटा, क्या किया, क्या किया हमने? अब ये बॉडी मोशन में ही है, पर अब हमने फोर्स को कम कर दिया। अब हमने इसको इतना ही कर दिया जितना ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स था, 8 न्यूटन। तो इस पे अब नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों? 0। इस वजह से मोशन तो है पर नॉन एक्सेलरेटेड। अब इसमें एक्सेलेरेशन 0 है, एक्सेलेरेशन 0 है बेटा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब क्योंकि मोशन में तूने वर्ड बोल ही दिया है, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन हो चाहे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो, फ्रिक्शन तो हमेशा काइनेटिक लगती है। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों ये सारे स्टेप्स समझ लगे क्या किया हमने इसमें? ओके, so it's a very simple concept which we have discussed. अब देखिए आगे, तो हमने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले? राइट डाउन द कंक्लूजन्स बेटा। पहला कंक्लूजन क्या निकाला? पहला कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रहती है और हमने कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, बॉडी रेस्ट पे रहती है और हमने कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया, तो आप ये बोलते हो कि ये इस बॉडी के ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट करती। सो इफ नो अप्लाइड फोर्स, if no applied force, then no friction when body is at rest. When body is at rest, friction comes into play only when force is applied. That is, the friction comes into play only when the force is applied. सिर्फ और सिर्फ जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा, एक और पॉइंट सुनो बच्चों, एक और पॉइंट सुनो। जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हमने फिर जितना जितना फोर्स लगाया, बॉडी जो है बेटा उतना उतना तुम्हारे पास मूव किया, मतलब सॉरी रेस्ट पे रहा, मतलब उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन जो है फोर्स लग रही है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? जितना जितना तुमने फोर्स लगाया। यहां पे भी फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास 2 न्यूटन आएगी। जितनी जितनी फोर्स लगा रहे हो उतना उतना ये रह रहा है, बॉडी रेस्ट पे रह रही है तुम्हारे पास। अब देखो करना क्या,
जब तूने 7 न्यूटन लगाया 7 आ गया, जब तूने 2 लगाया 2 आ गया। क्या दिक्कत वाली बात है? और इसमें बेटा फिर 7 न्यूटन आ गया और ऐसा आ गया। तो हमने ये सीखा बेटा, ये सीखा कि जब तक बॉडी रेस्ट पे रहती है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर ये कम्स इनटू के बाद कर लिया आपने। comes into play बेटा, comes into play only when force is applied। external word add कर ले, external force is applied बेटा, external force is applied। अब देखिए आगे, देखिए बेटा, अब हमने बोला कि जब हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया तो 12 न्यूटन से पहले तक जितना फोर्स तुम अप्लाई कर रहे थे उतना ही फोर्स बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा था। ठीक है बेटा, तो यहां पे तुम ये बोलते हो, यहां पे ये तुम ये बोलते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए self adjusting force static friction is a self adjusting force। static friction जो एक self adjusting force है, static friction is a self adjusting force, कि वो एक static friction जो है वो self adjusting force है and is always equal to the applied force, and is always equal to the applied force till the body remains at rest। till the body remains at rest। ओके, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया बच्चे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा इसके बराबर और ऐसे ही रहता है। अब देखो आगे बेटा, अब आगे क्या रहेगा हमारे पास, देखिए देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना बेटे, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना is the maximum value of the static friction। क्योंकि बॉडी रहे तो रेस्ट पे ही रही है, तो बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट, जब बॉडी अपना मोशन शुरू करने वाला है, जब कोई बॉडी अपना मोशन शुरू करने वाला है तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। पर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बेसिकली द स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? और उसके बाद हमने कंक्लूजन ये निकाला कि व्हेन बॉडी comes into motion, when body comes into motion, when body comes into motion, then kinetic friction comes into play। Then the kinetic friction
comes into play. Then the kinetic friction comes into play. Okay. और एक कंक्लूजन में ये भी देखा कि limiting friction is always greater than the kinetic friction. क्यों? क्योंकि because body has to overcome the inertia of rest. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जब तुम फोर्स लगाते हो तो स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन तो तुम्हारे पास पहले से ही लग रहा है। पर जब तुम किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आना चाहोगे तो आपको उसका एक तरह से स्टेट को चेंज करना है। तो स्टेट को चेंज करते वक्त जो तुम फोर्स लगा रहे हो बेटा, वो एक एडिशनल एफर्ट है। इस वजह से बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। ओके, अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं बेटे हम लोग। यहां पे तुम लोग लिखते हो बेटे अप्लाइड फोर्स और यहां पे तुम लिखते हो फ्रिक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 है, और यहां तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया और उसके बाद ये कम हो गया और ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि वंस द बॉडी कम्स इनटू मोशन then kinetic friction acts which is always constant. Once the body comes into motion, एक बार जो बॉडी है मोशन में आ गया, once the body comes into motion then kinetic friction acts, then the kinetic friction acts which is always constant, which is always constant. और ये देखिए ये आपके पास आ चुका है बेटे काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे, और यहां पे ये सारी की सारी वैल्यू यहां से लेके इवन यहां तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू आया ये तुम्हारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये तुम्हारे पास एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। अब देखो आगे, इसके बाद हम क्या बोलते हैं बेटा, ये सुनने वाली बात है। इसके बाद ना हमारे पास एक दो डेफिनेशंस आती हैं, एक डेफिनेशन भी आती है, लेकिन उससे पहले एक सिंपल से लॉज आते हैं। दैट्स कॉल्ड द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आता है बेटे वर्ड? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, ये समझने वाली बात है। देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या, देखो पहला तो यही है कि तुम जब फोर्स लगाते हो फ्रिक्शन पीछे लगता है और यहां पे तुम्हारे पास नॉर्मल एक्शन लगता है, क्योंकि ये सरफेस है, इस पे बॉडी रखो। mg भी है पर mg को छोड़ दो। लॉजिक क्या है, when the body is at verge of start, तो applied force is equal to the limiting friction, and limiting friction जो होती है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होती है। अब है तो बॉडी बेटा रेस्ट पे ही, तो इस वजह से तुम ये बोलते हो कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन आ जाता है। और याद रखो फ्रिक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन में दोनों में 90 डिग्री एंगल होता है। क्यों, देख सकते हो फ्रिक्शन टेंजेंट टू द सरफेस है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये बात याद रखना, फ्रिक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन में हमेशा 90 डिग्री एंगल आता है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन आ गया। अब म्यू की जगह तुम म्यू एस लिख दो, और ये बेटा म्यू एस इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ static friction. Mus is called as the coefficient of static friction. ये mus का नाम तुम लोग क्या रखते हो बेटे, coefficient of static friction रखते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया इसमें। और सेकंड आता है बेटा जो मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन है या कुछ भी आप कहना चाहोगे, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। कौन से सरफेसेस इन कांटेक्ट है, वेट है या ड्राई है या रफ है या स्मूथ है, मतलब ऐसे सारे, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए आप फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कौन से सरफेसेस कैसे हैं। कई बार एक जैसा सरफेस होगा और उसमें एक में रफनेस ज्यादा होगी, एक में कम होगी, लाइक दैट। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट सुनो एक और। सेकंड पॉइंट पता क्या कहता है, सॉरी थर्ड पॉइंट जो है, हमने ये भी किया, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन is basically the independent of apparent area of contact, apparent area of contact। जैसे तुम्हें कल बताया था मैंने, चाहे आप ब्लॉक को ऐसे रखो बेटे, चाहे आप ब्लॉक को ऐसे रखो, इसमें हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोवाइडेड ये ब्लॉक ए हो और ये सरफेस बी हो और रफनेस और स्मूथनेस एक जैसी हो। तो इन दोनों के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा सेम होगी, क्योंकि इसमें इतना एरिया कांटेक्ट में है और इसमें एरिया सिर्फ इतना कांटेक्ट में, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारा कल का डिस्कशन था। और ये भी आपको बता दिया गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जो होती है, इट ऑलवेज
tends to oppose the motion, वो हमेशा मोशन को अपोज करना चाहता है। It always tends to oppose the motion. ये हमारे पास कुछ लॉज थे लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ डील करने वाले। और वैसे ही आप ये भी चीज नोट कर लीजिए कि अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी इन मोशन होता है तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लिखोगे और उसका नाम म्यू के और नॉर्मल एक्शन लिखोगे। ये बात याद रखना। और बच्चों ये चीज बिल्कुल जबरदस्त वे में याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं। अब तुम लोग ना नोटेशंस पे ना ज्यादा जाना, कॉन्सेप्ट्स पे जाना, कॉन्सेप्ट्स इसको ज्यादा ध्यान देना। देखो पहला पॉइंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल से फंडामेंटल पॉइंट है बेटा, बहुत सिंपल। तुम्हें पता है अभी मैं उसका नाम जो मैं यहाँ पे म्यू एस लिख रहा था, अब इसको यूज करने वाला, ये नहीं कि ये लिमिटिंग था एस था, मैंने पहले बोल दिया ये म्यू एस एन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये बेटे मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटे, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का तुम्हारे पास कितना आ गया, म्यू एस एन आ गया, और ये आ गया अप्लाइड फोर्स, ये आ गया अप्लाइड फोर्स। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होगा। कब? जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन से कम होगी। अभी बताया था, ये फिक्स कर दिया था 12 न्यूटन, इसका नाम 2 भी था, 3 भी था, 7 भी था, 8 भी था, 10 भी था। पर अगर ये 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, मतलब ये चीज। और अप्लाइड की फोर्स की वैल्यू तुम्हारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी, पर उसका नाम म्यू एस एन होगा। तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स और म्यू एस एन बराबर होंगे, मतलब ये जब ये भी 12 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स भी 12 न्यूटन है, तब तुम बोलते हो बॉडी एट वर्ज ऑफ स्टार्ट। बेटा ये तुम्हें बताना पड़ेगा मेरे को, ये समझ लगा पॉइंट? कैसे? सुनो मेरी बात, ऊपर देखो, इधर देखो। तुमने बोला जब बॉडी रेस्ट पे है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब तूने बोला 2 न्यूटन लगा तो 2 न्यूटन फोर्स है, 5 लगा 5 है, 7 लगा 7 है, पर बॉडी रेस्ट पे रह रहा है। पर जब तूने 12 लगाया तो बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट, तब उस फ्रिक्शन का नाम तुम लिमिटिंग रखते हो। तब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फिर से लिमिटिंग के बराबर ही है, पर उस लिमिटिंग की वैल्यू तूने सीखा, उसका वैल्यू म्यू एस एन होता है। अब ये आता कैसे है मैं बाद में शेयर करता हूं, पर अभी लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ लगा सभी को? क्या बोला मैं बच्चों? बॉडी एट रेस्ट भी है हमारे पास इसमें, ठीक है, इस कंडीशन में। और अगर तुम्हें बोल दिया जाए बॉडी मोशन में है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, तुम्हारे पास एक ही फ्रिक्शन लगेगा जिसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और इसकी वैल्यू हमेशा म्यू के एन होगी। ऑलवेज वर्ड ध्यान देना, पर उससे भी ज्यादा ध्यान जो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए बेटा, बॉडी इन मोशन और बच्चे बॉडी एट रेस्ट, इन दोनों चीज पॉइंट्स में रहना चाहिए। जब ये 2 पॉइंट्स क्लियर है तो जबरदस्त ये रिजल्ट आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ, इज इट? बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट?
बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये वाला जल्दी जल्दी बोलो यार, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप बेटा, बताओ जल्दी जल्दी प्लीज, हरी अप। हाँ बच्चों, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके गुड, ओके बेटा, बढ़िया हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत जबरदस्त और फंडामेंटल पॉइंट्स है बेटा, मतलब जो चीजें अगर हमें इसमें समझ लग गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे। अब हम लोग ना एक दो डेफिनेशंस होती हैं बेटा, उनको डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक दो डेफिनेशंस हैं बेटा। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको तुम लोग थीटा लिखते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को तुम लोग थीटा लिखते हो। अभी ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है क्या बेसिकली? सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा बेसिकली है क्या? देखो एक बार, कहते हैं ये कोई बॉडी है और इसको तुम ना फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो एफ, अप्लाइड फोर्स है एफ, और यहां पे तुम्हारे पास फ्रिक्शन लग रही है पीछे को। मैंने तुम्हें पहले बोला, कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैंने सबसे पहले तुम्हें बोला कंडीशंस को ध्यान में देना कि कंडीशंस क्या क्या दे रखी है। जब तुम्हें इस चीज के बारे में बोलोगे तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशंस को ध्यान में देना। अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, इसमें तुमने फोर्स अप्लाई किया, ये लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएल, पर तुम्हें साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि इस डेफिनेशन में दिया गया है बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्टार्ट। जब भी तुम्हारे पास ये कंडीशन आती है तो हमेशा तुम्हारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आती है। तुम उसका नाम एफ एस भी रख दो, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि है तो रेस्ट पे ही है बॉडी। लिमिटिंग इज ए स्पेशल नेम। यहां पे बेटा तुम्हारे पास इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब हुआ क्या, हुआ क्या बेटा, इसमें तेरे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ गया आर। आर इज द बेटे, नाम दे रहे हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन का और बेटे नॉर्मल रिएक्शन का ये रिजल्टेंट है। और ये एंगल तुम्हारे पास क्या है बेटा? थीटा। अब तुम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करते हो? देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन is defined as the angle between the resultant, देखो, force of ये बेटा limiting friction and the normal action, ये रिजल्टेंट, और
नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल। So it is the basically angle between the resultant force of limiting friction and the normal reaction with the normal reaction. पर साथ में ये भी लिखना जरूरी है साथ में, no doubt, when the body is at verge of start, when the body is at verge of start, when the body is at the verge of start, जब कोई बॉडी वर्ज ऑफ स्टार्ट पे, तब हम ये डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं बेटा, जिसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद बेटा आपके पास आता है एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम लोग अल्फा लिख देते हैं। अभी ये तुम दिमाग में थीटा ना रखना, पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम ध्यान में रखना। मतलब अभी फिजिक्स में कहीं पे भी थीटा कुछ भी यूज हो सकता है, तो तुम बोलोगे ये थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये गलत बात हो जाएगी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन को याद रखना, वो तो सिंपल था देने के लिए, बस इसलिए, ठीक है। ओके, अब देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है। ये कहता है एक ऐसा एंगल, मान लो बेटा ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे करके, और एक ब्लॉक को आप लोगों ने रखा, थोड़ा सा टैप किया पर ये ब्लॉक नीचे को स्लाइड नहीं किया, फिर आपने बेटा थोड़ा सा एंगल इसका और बढ़ाया, और जब इसका थोड़ा सा एंगल और बनाया, लेट इट बी यहां पे ये एंगल बढ़ाया और ये एंगल आ गया अल्फा। हुआ क्या, जब तूने थोड़ा सा टैप किया, टैप समझते ना, नॉक किया ऐसे करके, हिट किया, तो ये नीचे को स्लाइड करने की टेंडेंसी रख रहा है। मतलब अल्फा एंगल पे, एट एंगल अल्फा, द ब्लॉक इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन। Block is at the verge to slide down. Block is at the verge to slide down. वो slide down रहने की टेंडेंसी में रह रहा है, ठीक है। Block is at the verge to slide down. और ये एंगल ऑफ रिपोज आ गया अल्फा। अब सुनिए करना क्या, इसमें क्या होगा, ये बेटा हमारे पास ऐसे ब्लॉक आया, यहाँ पे वेट लगा mg नीचे को, और ये भी एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल बेटे अल्फा है, और ये बेटे mg साइन अल्फा आ जाएगा। फ्रिक्शन बेटा इधर को लगेगा पीछे को, ये लिमिटिंग, और इधर को तुम्हारे पास नॉर्मल एक्शन लगेगा। बेटा ये तो काफी बार डायग्राम ड्रॉ करवाई है, ये पता लग गया सभी को बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? तो यहां से तुम एक जबरदस्त पॉइंट देखो, जबरदस्त देखो कैसे तुमने, मतलब ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, ब्लॉक इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन, इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो वो एंगल ऑफ रिपोज है बेटा। अब मेरा पॉइंट सुनो जबरदस्त, देखो क्या है, जब तुमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की, उसका नाम थीटा रख दिया, मैं भूल गया मैं बीटा रख देता हूं,
इस पे इतना ध्यान नहीं देना जितना इसकी वर्डिंग पे ध्यान देना है। वर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों सबसे पहले तो तूने एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखा, ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये बी, और ये तुम्हारे पास ये था। तूने फोर्स लगाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा, और यहां पे नॉर्मल एक्शन लगा, और ये कंडीशन लिखा तूने नॉलेज के लिए, बॉडी इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन। और ये तुम्हारे पास ये आ गया, और ये एंगल आ गया थीटा। अब ये ट्राइंगल देखो, ये वाले ट्राइंगल मैं बना रहा हूं इधर, ये ट्राइंगल, यहां से देख पा रहे हो बेटे, tan थीटा जो है, ये बी आ गया ना, ये ए आ गया, तो tan थीटा तुम्हारे पास कितना आ रहा है बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल एक्शन। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल एक्शन क्या होता है, म्यू एस, क्योंकि बॉडी इज एट द वर्ज टू स्लाइड। और फिर तुमने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात किया बेटा, वो अल्फा है, और ये तूने इसकी बात इंक्लाइन प्लेन पे की, और ये इंक्लाइन प्लेन जो है बेटा, इसमें ये इंक्लाइन प्लेन पे किया हमने, और बेटा इंक्लाइन प्लेन पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे ये बी सरफेस ही है बेटा, अब उसको टिल्ट कर दिया था, और ये ब्लॉक ए ही है बेटा, जैसे इसको यहां से उठाया ऊपर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेटा तुमने देखा, नॉर्मल एक्शन तो तुम्हारे पास इधर को लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है बेटे, और इधर को तुम्हारे पास mg sin थीटा लग रहा है, फ्रिक्शन तुम्हारे पास पीछे लग रहा है, और इधर को mg cos थीटा लग रहा है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपवर्ड है, mg sin थीटा डाउनवर्ड है, और ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि बॉडी इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन। क्या लिखा? बॉडी इज एट वर्ज टू स्लाइड डाउन। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हारे पास mg sin थीटा आ गया, और ये भी एंगल थीटा आ गया बच्चे, और नॉर्मल एक्शन तुम्हारे पास क्या आ रहा है, mg cos थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो फिर से, ये तुम्हारे पास, अच्छा ये अल्फा था बेटा एंगल, ये अल्फा एंगल था बेटा। मैंने पहले बोला अल्फा थीटा बीटा कुछ भी ले दो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों टेंशन लेनी है ना। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया tan अल्फा। अब FL/N का वैल्यू तुमने क्या लिखा था, म्यूएस। सो ये तुम देख पाए, tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस इज इक्वल टू tan अल्फा। और ये बात यहां पे से भी श्योर हो रही है कि थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, ये बात श्योर हो रही है। पर ये सारी कंडीशंस कब कब when body is at verge to slide, when body is at the verge to slide। क्लियर हो गया बच्चे? बच्चे क्लियर हो गया? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? ठीक है, यस सर। ओके ठीक है बेटा, आज के लिए